कल की वीडियो के अंतर्गत आप सभी लोगों ने यह देखा कि जाति की परिभाषा हमने देख ली थी, जाति के अर्थ को हमने समझ लिया था और साथ ही साथ हमने आपको और भी बताया था, जाति की विशेषताओं के बारे में भी बताया था। और जाति के विशेषताओं को जो 6 प्रकार की विशेषताएं डॉक्टर एन के दत्ता महोदय ने दी है, उन विशेषताओं पर को हम चर्चा कर चुके थे, मतलब उन पर हमने चर्चा कर ली थी विस्तार से। अब जो है जो परिभाषाएं मतलब कि जो विशेषताएं डॉक्टर जीएस घुरिये के द्वारा दी गई हैं, तो डॉक्टर जीएस घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं को देख लेते हैं जो कि जाति प्रथा से संबंध रखती हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से 6 विशेषताएं ही इनकी मान्य होती हैं, लेकिन दो विशेषताएं और भी हम देख लेंगे, मतलब 8 विशेषताएं यहाँ पर देख लीजिए। पहली विशेषता डॉक्टर जीएस घुरिये के अनुसार पहली विशेषता क्या है, समाज का खंडनात्मक विभाजन है। मतलब एक जो समाज में जो जाति है उसका क्या है, खंडनात्मक विभाजन किया गया। खंड मतलब एक प्रकार से खंड के रूप में, वैसे कि जाति व्यवस्था आप देखते होंगे कि एक प्रत्येक खंड में बहुत सारी जातियां होती हैं, इस प्रकार से एक खंडात्मक विभाजन है जाति व्यवस्था। साथ ही साथ नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे संस्तरण, मतलब यहाँ पर जो है ऊंच नीच के हिसाब से एक संस्तरण फिक्स होता है समाज में, स्तरीकरण के हिसाब से फिक्स होता है कि हाँ समाज में किसका क्या स्तर है। तो आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, वो कल आपका हो चुका है। और ये जो है उसका पार्ट 2 एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो आप जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसका पार्ट 2 या वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो बड़े ही आसानी से आपको हर एक मुद्दा समझ में आएगा प्रथम वीडियो में, द्वितीय वीडियो भी आपके सामने ये समझ में आएगा। अब इसमें हम जाति के एक कारण को समझेंगे और जाति की जो है एक प्रकार से जाति प्रथा के कुछ परिणाम भी होते हैं समाज पर, कुछ परिणाम या प्रभाव पड़ते हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ पर पहले विशेषताओं को देख लीजिए, उसमें हमने जाति के परिभाषा पर विस्तार से चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर देखें संस्तरण होता है जाति में, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट हमने संस्तरण बता ही दिया है आपको क्या होता है कि ऊंच नीच के हिसाब से समाज में जो है एक स्तर फिक्स होना ही क्या कहलाता है, संस्तरण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो है विभिन्न जातियों में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं और सभी जातियां जो होती हैं आपस में एक प्रकार से उन नियमों का पालन करती हैं और अपने जाति के जो है जो व्यक्ति हैं उन पर कंट्रोल करती हैं, उनको एक प्रकार से उन पर कई सारे प्रतिबंध लगाती हैं कि वह क्या हो, सामाजिक सहवास मतलब कि न कर सके, साथ ही साथ भोजन वगैरह किसी दूसरे के यहाँ पर न कर सके। ऐसे लोग जो कि अछूत हैं उन अछूतों के यहाँ पर वह भोजन नहीं करते। खास करके दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वहाँ पर कुओं पर जाने से मनाही, कहीं पर बाग बगीचों में या फिर सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर कुछ अछूत जाति के लोग जिनको बोला जाता है उनको जाने से मनाही कर दी गई थी, मतलब पहले थी। लेकिन अब जो है समानता का अधिकार जो है आप देखते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान जाति के हिसाब से मतलब किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अनुच्छेद जो एक बात की जाए यहाँ पर अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद भारतीय संविधान में है एक अनुच्छेद, उस अनुच्छेद की बात की जाए तो 17 अनुच्छेद 17 जो है इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत। क्या लिखा गया है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। मतलब अब जो है अस्पृश्य मतलब होता है छुआछूत, अनटचबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। यह एक प्रकार से मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति का। अगर किसी व्यक्ति को आप कुएं से पानी नहीं पीने दे रहे हो, चूँकि वह एक निम्न जाति का व्यक्ति है, एक अछूत व्यक्ति है, तो उसको आप ऐसा करने से अगर रोक रहे हो या फिर एक घाट पर पानी नहीं पीने दे रहे हो, पहले होता था ऐसे, अब तो ना घाट बचा ना कुछ भी बचा, अब सभी लोग स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से, तो अब इस प्रकार की व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं। हालांकि कुछ एरियाज़ में जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े एरिया हैं वहाँ पर आप ऐसी व्यवस्था अभी भी देखने को मिल सकती है आदिवासी क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं पे कुछ क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, बाकी अब क्षेत्रों में ये नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक प्रकार से कानूनी प्रकार से दंडनीय है, मतलब एक कानून के हिसाब से यह व्यवस्था जो है दंडनीय है, अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। बस भोजन और सामाजिक सहवास पर भी प्रतिबंध इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएँ। क्या, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात हर एक व्यक्ति को बात की जाए तो कुछ ना कुछ नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और धार्मिक रूप से कुछ व्यक्ति निर्योग्यता मतलब कि निर्योग्यताएं किसी को करके मतलब कि उसको कुछ चीज़ों से वंचित रख दिया जाता है,
कुछ चीज़ों के विशेषाधिकार मिले होते हैं। जैसे कि बात की जाए ब्राह्मणों को या फिर क्षत्रियों को कुछ अलग से विशेषाधिकार मिले हैं, जबकि कुछ जो निम्न जाति के लोग हैं, जो हमने बताया कि अछूत लोग हैं, उनको कई जो है चीज़ों से वंचित रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पे मंदिर में जाने से, वहाँ पर दक्षिण में पहले होता था, दक्षिण भारत में, वैसे भारत में भी बात की जाए उत्तर भारत में भी, तो इसे वेद पढ़ने के लिए, वेद पढ़ना हुआ, और बात की जाए जैसे शास्त्र पढ़ना हुआ या फिर पुराण पढ़ना हुआ, तो ये सब जो है कार्य शूद्र जो वर्ग के लोग होते थे तो ये नहीं क्या करते थे, मतलब इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्यों पढ़ने का अधिकार नहीं था? प्रश्न उठता है कि क्यों पढ़ने का आखिरकार इनको अधिकार नहीं था? तो इसलिए अधिकार नहीं था क्योंकि यह लोग क्या नहीं धारण करते थे, यज्ञोपवीत नहीं धारण करते थे। यज्ञोपवीत ये लोग नहीं धारण करते थे। पूछेंगे सर जी कि यज्ञोपवीत क्या होती है? तो यज्ञोपवीत जो होता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है मनुष्य को आंतरिक और बाहरी रूप से एक प्रकार से क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र करता है। आप पवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सावाह्य अभ्यंतरा शुचि। वह बहुत अधिक मात्रा में आंतरिक और बाहरी रूप से यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति पवित्र माना जाता है। इसलिए पवित्र व्यक्ति ही वेद, पुराण, शास्त्र या फिर अन्य धर्म जो ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने का अधिकारी होता है। ठीक है, जो ग्रंथ होता था इसको पढ़ने का अधिकारी होता था। तो इसीलिए जो है शूद्र वर्ग के लोगों को जो है पढ़ने से वंचित रखा गया। मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया था क्योंकि वहाँ पर लोग जैसे कि खेत से आए या फिर उन्होंने स्नान ध्यान नहीं किया या फिर कई बातें होती थी, तो एक बार रोका गया, इसलिए लगातार वो रोकते एक प्रथा ही बन गई कि हाँ उनको रोको, मंदिर में न आने दो। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति, हर कास्ट का लोग जो है कि लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और बाकायदा से हर एक क्षेत्र की चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पर देखेंगे पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता का अभाव। मतलब कुछ तो होती है पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता कि अपना पेशा, मतलब जो कार्य आप करना चाहते हो, मान लेते हैं आप लुहार हो, मान लेते हैं आप लुहार हैं और आप लुहार हैं और आपको मान लेते हैं बढ़ईगिरी आती है, तो आप बढ़ईगिरी नहीं कर सकते। मान लेते हैं आप बढ़ई हो और आपको पढ़ाना अच्छे तरीके से आता तो पढ़ा नहीं सकते थे पहले आप। मान लेते हैं कि आपको एक प्रकार से जो है आप जो है ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण तो सर्वोपरि ब्राह्मण की बात ही छोड़ दो। तो अब मान लेते हैं कि आप जो है कोई मौर्य हो या फिर कोई चीज़ हो और आपको कहा जाए कि जैसे कि बात की जाए, अगर आपको कहा जाए कि हाँ आप दूध बेचो, तो आप दूध नहीं, यादव ही दूध बेचेंगे। मतलब जो है एक प्रकार से जाति के हिसाब से पेशे निर्धारित होते थे। और ऐसी स्थिति में इन्होंने बताया डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने कि जो पेशा होता था वह निर्धारित होता था, यानी पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता जो थी वह नहीं थी, उसमें क्या थी, कमी थी, मतलब अभाव था। ठीक, नेक्स्ट बात और इन्होंने क्या बताई, इन्होंने और भी बातें बताई। वह बात है जैसे यहाँ पर देखेंगे विवाह संबंधी कुछ नियम होते थे, विवाह के संबंध में कुछ नियम होते थे, उसको भी यहाँ पर पालन करना होता था। साथ ही साथ इस जाति व्यवस्था में जन्मजात सदस्यता होती है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया वही उस जाति का कहलाएगा। विवाह संबंधी व्यवस्था, जन्मजात सदस्यता। नेक्स्ट है आपकी जाति का राजनीतिक स्वरूप, मतलब जाति का राजनीतिक रूप भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब जाति के द्वारा ही एक प्रकार से चुनाव वगैरह, माहौल गांव वगैरह में निर्धारित किया जाता है कि कौन व्यक्ति मुखिया बनेगा, कौन क्या बनेगा। ये उच्च जातियों पर ही निर्भर करता था पहले के समाजों में। आज के समाज में देखेंगे तो जाति व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह चुका है। हर जाति एक प्रकार से अपने आप में जो है बड़ी है और हर जाति अपने आप में छोटी है। कोई जाति बड़ी और कोई जाति छोटी अब आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी अभी भी बात की जाए तो जो व्यक्ति बात की जाए हमेशा से जैसे ब्राह्मण है वह सर्वोपरि पहले भी थे, आज भी हैं। यह बात आपको एक प्रकार से माननी ही चाहिए, चूँकि और आप भी सर्वोपरि बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप सर्वोपरि नहीं है, आप नहीं बन सकते। आप भी उनके ऐसा कर्म करेंगे, आप भी बन जाएंगे। तो अब कर्म का कोई बाउंडेशन नहीं रहा, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप में बड़ा है, हर व्यक्ति अपने आप में छोटा है। ब्राह्मण रहते हुए जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है, जो व्यक्ति अन्य प्रकार की चीज़ों का सेवन करता है जो कि ब्राह्मण के लिए जो नहीं करनी चाहिए, तो विप्रवाह जो धर्म नट रही, तो ऐसा विद्वान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्राह्मण जो कि अपने धर्म पर अडिग होता है वही योग्य ब्राह्मण होता है और उसका सम्मान आपको करना चाहिए। यह बात मैं नहीं, यह बात हर एक व्यक्ति बताएगा और हर एक चीज़ें होती है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को देख करके इसलिए जलते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण जो है एक प्रकार से आपको अभी तक बचाए रखे और आपके जीवन में बहुत सारे ज्ञान का संचार किया उन्होंने। अभी तक बहुत सारे जो वेद पुराण बचे हैं आपको पता नहीं होगा शायद, अगर मैं बताना चाहूँ
हूँ, तो जो वेद पुराण बचे हैं, जो 4 के 4 वेद 6 7 18 पुराण ये सब जो बचे हैं, तो वो सब किसके कारण से बचे? ब्राह्मणों के ही द्वारा बचे हैं। आज आप ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें तमाम सारे ज्ञान की बातें आपको मिल जाएंगी, जो कि किसकी देन है? ब्राह्मणों की ही देन है, चूँकि उसको बचा करके रखा। चारों के चारों वेदों को ब्राह्मणों ने रट लिया था। जब एक प्रकार से बात की जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की बात की जा रही थी, या इसी प्रकार तमाम सारे विश्वविद्यालय जब जलाए गए थे, या फिर मतलब कि जब सृष्टि में, मतलब वो तो सारी बड़ी अध्यात्म की बातें हैं, वो तो बताऊंगा तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। लेकिन आपको एक दूसरे जाति का सम्मान जरूर करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो तो क्षत्रिय का करे, क्षत्रिय तो ब्राह्मण का करे, ब्राह्मण वैश्य का करे, शूद्र का करे, सभी का सम्मान करे। मतलब एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे। वैसे ब्राह्मण हर जातियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है जजमानी व्यवस्था का प्रथम पहलू होता है, और जजमानी व्यवस्था का प्रथम पहलू होने के नाते ब्राह्मण को क्षत्रिय के घर, वैश्य के घर, शूद्र के घर, हर एक व्यक्ति के घर में कर्मकांड करवाने के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए ब्राह्मण हर एक वर्ग का क्या करता है? इज्जत करता है, सम्मान करता है। ठीक, तो आप भी इज्जत उनकी करें, आप भी सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि वह आपसे एक प्रकार से आपको लूटने जा रहे हैं, आपको ऐसा करने जा रहे हैं, तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग ये अब मन से निकाल दीजिए, ब्राह्मण आपके भले के लिए है, आपके पास जाते हैं। हंसी मजाक की अलग बात है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, बट वो आपके ही लिए जो है जाते हैं। यहाँ तक इतनी बात हो गई। अब मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जो है नाराज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रसन्न भी हो सकते हैं। तो समन्वयात्मक रूप से हमने सारी बातें बताई है, किसी प्रकार की किसी जाति धर्म को साथ में लेकर के हमने कोई बातें नहीं बताई, तो इस पर कोई फोकस मत करिएगा। बात की जाए जाति व्यवस्था की, तो जाति व्यवस्था पढ़ाते समय इतनी बातें आपको बतानी अनिवार्य थी। अगर नहीं बताई जाती तो शायद आपका पढ़ने का कोई मतलब ना होता, समाज में आप अच्छी विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़े। यही जो है जाति व्यवस्था को समाज शास्त्र में पढ़ाने का मतलब होता है, यही श्रेय होता है। ठीक, तो यहाँ पर इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी है। जाति की विशेषता आपके कंठ में, आपके हृदय में व्याप्त हो चुकी है। अब हम जाति व्यवस्था के कारणों को समझेंगे। जाति व्यवस्था के कारण को समझ लें, उसके बाद में जाति व्यवस्था के कारण के साथ ही साथ हम जाति व्यवस्था के परिणाम को देख लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर जो होगा यह समाप्त हो जाएगा। तो आपने इतनी बातें समझी, बोलो सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं? अगर सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा वीडियो के अंतर्गत। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर 20 संबंध क्लास कोई नहीं ले रहा होगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। आपको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहे बीए की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी आप कर रहे हैं, तो किसी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यह लेक्चर मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब आइए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? जाति की व्यवस्था के जो है कारण के बारे में। चलिए मैं कारणों के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ओके, अब चलिए हम जाति प्रथा की या फिर जातिवाद की या जाति व्यवस्था के कुछ कारण देख लेते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जाति व्यवस्था को समझा कि जाति व्यवस्था कैसी थी। जाति व्यवस्था के परिभाषा को हमने पहले वीडियो के अंतर्गत पार्ट 1 के अंतर्गत देखा। उसके बाद में जाति की जनकी दत्ता के द्वारा दी गई परिभाषा मतलब कि विशेषता को हमने जो है पहले वीडियो के अंतर्गत यानी पार्ट 1 में ही देख लिया था। अब पार्ट 2 के अंतर्गत हमने जो है ये विशेषता देखी। कौन सी विशेषता देख ली मेरे प्यारे दोस्तों? हमने डॉक्टर जीएस धुरिये के द्वारा दी गई परिभाषा को हमने देखा। अब हम जातिवाद के जो है जाति व्यवस्था अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब जाति व्यवस्था जो है उसमें जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके अंदर जो विचारधाराएं चलती हैं वो कैसे उपजती हैं और जाति व्यवस्था एक जटिल रूप कैसे धारण करती है, इसको लेकर के कारण पूछे जाते हैं। एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है कि जाति व्यवस्था किसे कहते हैं? जातिवाद के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो जातिवाद के ये 10 कारण जो हैं जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और इन 10 कारणों के बारे में हम समझ लेते हैं। उसके बाद में जातिवाद का परिणाम जो होता है समाज पर क्या पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। चर्चा किसके बारे में करेंगे? चर्चा हम करते हैं जो है जातिवाद के विकास के कैसे मतलब किन कारणों से जातिवाद का विकास जो हुआ है वो और तेजी से बढ़ा है। सबसे पहला कारण आपका क्या है? वैवाहिक प्रतिबंध। मतलब विवाह जो होता है जाति में, हमने बताया कि विवाह जो होता है वह एक जाति के व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकता, मतलब अंतर जातीय जो विवाह होता है वह नहीं हो सकता। 2 प्रकार के विवाह एक बात की जाए, एक होता है अंतःजातीय विवाह। क्या होता है? अंतःजातीय विवाह, समझिएगा इसको, यही पद देख लीजिए। अंतःजातीय विवाह आपने जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अंतर्जातीय विवाह और दूसरा क्या होता है? अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह, जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये ब्राह्मण जाति मान लेते हैं, ब्राह्मण की जाति के विवाह मान लेते हैं, ब्राह्मण जाति का विवाह
ब्राह्मण जाति में होता है, ब्राह्मण जाति में अगर ब्राह्मण जाति की कन्या का विवाह हो जाता है, ठीक, ब्राह्मण का ब्राह्मण विवाह हो गया तो ये क्या हो गई, अंतः जाति विवाह। मतलब कि मतलब जिस जाति का मतलब कि लड़का है उसी जाति का क्या है, लड़की। मतलब लड़का और लड़की, लड़का प्लस लड़की जो हो वो कैसी है भाई, लड़का और लड़की जो है एक ही जाति के लोग हों, जो एक ही जाति के हैं, तो क्या हो गए, अंतः जाति विवाह। जब लड़का और लड़की जो हैं, जब लड़का और लड़की अलग अलग जातियों से होते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, दो जातियों के बीच, दो जातियों के बीच में यानी अलग अलग जातियों के बीच में होने वाले विवाह को क्या कहते हैं, अंतर जातीय विवाह। और एक ही जाति में जो विवाह होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतः जातीय विवाह कहते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। अब इसी प्रकार से अंतः पीढ़ी संघर्ष एक होता है और एक अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। दोनों में अंतर एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो अंतः जातीय विवाह हो चाहे अंतर जातीय विवाह हो, या फिर अंतः पीढ़ी संघर्ष या अंतर पीढ़ी संघर्ष। हम समझेंगे जब चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जब वो चैप्टर आएगा तो मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। हालांकि अंतः जातीय विवाह जो होता है वह एक ही पीढ़ी के अंतर्गत जब विवाद होता है, एक ही पीढ़ी की विचारधारा, दो विचारधाराएं, एक ही पीढ़ी के दो समान व्यक्तियों की विचारधाराएं अलग अलग होती है और वही विचारधाराएं आपस में टकराती, तो उसको हम अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। जबकि बात की जाए जब दो जातियों मतलब दो पीढ़ियों के बीच में, दो पीढ़ियों के विचारों में जो है जब उनके विचारों में संघर्ष होता है, विचारों में एक प्रकार से बात की जाती है, विचारों में क्या होता है, संघर्ष होता है, विचारों में तनाव उत्पन्न होता है, विचारों को ना मानने की स्थिति आती है कि उनके विचार वो नहीं मान रहे, उनके विचार वो नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा एक प्रकार से होता है, अंतर पीढ़ी संघर्ष। दो पीढ़ियों के बीच में अंतर पीढ़ी संघर्ष, एक पीढ़ी के बीच में अंतः पीढ़ी संघर्ष। दो जातियों के बीच में विवाह होता है, अलग अलग जातियों के बीच में तो अंतर जाति विवाह, और एक ही जाति में तो अंतः। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो जातियों में क्या हुआ है, प्रतिबंध लगा देगा, मतलब कि एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करेगा। इससे क्या होता है, इससे हर एक जाति का एक प्रकार जनसंख्या वो अपनी जाति को मजबूत बनाना चाहता है और मजबूत बनाने के चक्कर में उसके अंदर विचारधारा जो होती है वो जातिवाद की विचारधारा कूट कूट कर भर जाती है और उसके अंदर अपनी जाति को ही आगे बढ़ाने की एक प्रकार से रहती है, चूँकि हर एक व्यक्ति उसी जाति का है, ठीक। तो आगे बढ़ते और ऐसे मान लेते हैं अभी किसी जाति का जो है विवाह किसी दूसरे जाति में हो जाए, तो इसी स्थिति में वह देखेगा कि हाँ ये मेरे साथ, ऐसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, हमारे जोधा अकबर आपने मूवी देखी होगी, तो अकबर से जब जोधा का विवाह हो जाता तो कहीं ना कहीं पे अकबर जो होते हैं वह राजपूतों के जो है एक प्रकार से राजपूतों की तरफ युद्ध के एक प्रकार से वो जो है अपने मनोभाव को छोड़ देते हैं, या फिर अपने घर में मुसलमान होते उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति रखवाई, जोधाबाई मतलब वहाँ पर रहती थी और कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। अकबर भी पूजा करने लगा था उस जो है भगवान श्री कृष्ण का। तो कहीं ना कहीं पे इससे क्या हुआ, उसके अंदर जो धार्मिक यानी संप्रदायवाद था अकबर के अंदर वह समाप्त हो गया धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से जब दो जातियों के बीच में विवाह हो जाएगा तो एक जाति दूसरी जाति के प्रति घृणा नहीं बल्कि प्यार की भावना से पेश आएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसीलिए यह व्यवस्था जब बढ़ी, मतलब कि वैवाहिक संबंध जो हैं, वैवाहिक संबंध जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मतलब वैवाहिक जो प्रतिबंध हो गए, वैवाहिक प्रतिबंध जो है ये अगर लगा रहेगा तो जातिवाद जो होगा वह एक प्रकार से बढ़ेगा ही। नेक्स्ट बात, कारण कौन सा है, यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का जो विकास हो गया, इसके कारण से क्या हुआ, यातायात और संदेश वाहन मतलब कि यानी कि जो संचार के साधन होते हैं, मतलब कि ऐसे साधन जिसके माध्यम से एक व्यक्ति की बातें दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं, इस प्रकार के साधनों को हम क्या कहते हैं, संदेश वाहन कहते हैं, संदेश वाहन के साधन कहते हैं। तो मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इससे व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बने, उसके कारण से क्या हुआ, लोग संगठन बनाने लगे जातिगत और उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें अपनी जाति की बड़ाई करने के साथ साथ दूसरी जाति की बुराई भी करने लगे। कई प्रकार के जाति समूह आप देख सकते हैं समाज में, कई प्रकार के जो है ये बने हुए गुट बने हुए हैं, ये तमाम प्रकार की जाति को लेकर के, अपनी अपनी जाति को लेकर के कि हम ही शेर हैं, हम ही शेर हैं। सभी अपने आप को शेर समझते हैं भाई, कोई जो है एक प्रकार से अपने आप को गधा, कोई घोड़ा, कोई बकरी नहीं समझता, सभी लोग अपने आप को क्या समझते, शेर ही समझते हैं, ठीक। और जबकि शेर एक ही होता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बात यह है कि जो है यातायात के साधनों में विकास हुआ, इसके कारण से प्रत्येक जाति मतलब अपने अपने जाति के लोगों के बीच में क्या हुआ, एक प्रकार सांप्रदायिकता का जो भाव होता है, मतलब कि एक प्रकार से जाति की विचारधारा जो होती है, प्रत्येक जाति अपनी जाति के लोगों को ही बढ़ाना चाहती है कि हाँ मेरी जाति का ये है। जातिवाद बड़े स्तर पर आज भारत में व्याप्त है और एक प्रकार से जटिल समस्या है, अपनी जाति को ही लोग बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से ये जातिवाद की एक बड़ी जटिल समस्या है, चूँकि आप इस समाज मतलब इसमें पढ़ रहे हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी के पेपर 1 के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं।
रहे हैं जातिवाद को। ठीक, तो यहाँ पर यातायात के साधनों का विकास हो, इसके कारण से लोग अपनी प्रजातियों से, चाहे वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनसे मिले और उनको एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर अपनी जाति के विचारों को देने के लिए तमाम प्रकार के संदेश वाहनों का विकास हो। इसके कारण से जातिवाद के जो है जातिवाद में मूलचूल परिवर्तन हुआ, उसमें विकास हुआ, जातिवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट बात करें जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा। लोग हर मतलब व्यक्ति अपनी जाति को ऊंचा उठाने के चक्कर में जो है जातिवाद की विचारधारा उसके अंदर व्याप्त हो जाती है। तो मतलब अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए वह एक प्रकार से बहुत तमाम सारे कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, अगली बात है जजमानी प्रथा का विघटन। विघटन मतलब क्या होता है? कमी। मतलब जजमानी व्यवस्था जो है धीरे धीरे कमी हो रही है, मतलब उसमें घटोत्तरी हो रही है। आप धीरे धीरे देख रहे हैं, हमने अभी भी आपको बताया था ब्राह्मणों की उच्चता के बारे में, इसीलिए बताया था क्योंकि जजमानी व्यवस्था का हेड होता है वह, और जब वह हेड होता तो इसीलिए वह हर एक व्यक्ति को अपनी ही समान दृष्टि से देखता है। और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वह क्यों देखता है? वह ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण जो है वह क्षत्रियों के यहाँ नहीं बना, मतलब कि उनके यहाँ भी अपने खुद बना करके खाता है, वैश्य के यहाँ भी खाता है और शूद्र के यहाँ खाता है। तो वह एक प्रकार से क्या कर रहा है? वो एक प्रकार से मेरे भाई और अपने घर पर ही बनवाता है। अगर खाना उसके घर पर भी बना तो भगवान शालिग्राम का भोग लगेगा, उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ही अच्छे तरीके से शुद्ध खाना बनता है उनके यहाँ पर। तो शुद्ध खाने का मतलब तात्पर्य यह है कि उसको कोई मतलब जूठा नहीं करेगा और चप्पल इधर उधर निकाल करके नहीं जाएगा, हमेशा साफ़ सफाई से पूरा खाना बनेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वह शूद्र के घर में ही उसका बनाना नहीं खाता, हर एक वर्ग, हर एक कैटेगरी के वर्ग का बनाना नहीं खाता था पहले। तो ये चीज़ें होती थी। तो इसीलिए जजमानी व्यवस्था जो थी, इसके कारण से जातिवाद जैसी कोई समस्या नहीं थी समाज में। लेकिन जैसे जजमानी व्यवस्था का अंत होता गया, धीरे धीरे एक प्रकार से ब्राह्मण गुट अपने में अपना बना लिए, क्षत्रिय अपना बना लिए, वैश्य अपना बनाए हुए हैं, शूद्र अपना बनाए हुए। शूद्र में कई कैटेगरी हैं, सब अलग अलग प्रकार के अपने को आगे बढ़ाने के चक्कर में और एक दूसरे को मतलब एक प्रकार से उसमें दंगे भी होते हैं, कई प्रकार की बातें भी होती हैं। तो जजमानी व्यवस्था जो है उसका विघटन हुआ, इसके कारण से जातिवाद को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट बात की जाए औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से क्या हुआ है मेरे भाई? औद्योगिकरण से भी क्या हुआ है? जातिवाद में विकास मिला, क्योंकि उद्योगों का विकास हुआ। अब जब उद्योगों का विकास हुआ, किसी भी उद्योग का विकास होगा तो जिस व्यक्ति ने उद्योग को बनाया है वह सोचेगा कि मेरे जाति का ही व्यक्ति इसमें कार्य करे। बहुत सारे पहले ऐसे चलते थे, जातिवाद अभी भी चलता है कि अभी भी आप बड़े बड़े कॉलेजों में या फिर आप कहीं भी जाएँ बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर जातिवाद बहुत जटिल मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में चलता है। गाँव में कम होता है, गाँव में इसलिए कम होता है क्योंकि गाँव में जजमानी व्यवस्था अभी भी व्याप्त है, लेकिन शहरों में जजमानी व्यवस्था व्याप्त नहीं है। शहरों में लोग आंतरिक रूप से जलते हैं एक दूसरे जातियों को देखने के बाद में, एक दूसरे धर्म को देखते हैं तो जलते हैं, जबकि ऐसा करना एक प्रकार से करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए लोगों को। हर एक जाति, हर एक व्यक्ति इंसान ही है, बात ध्यान रखेंगे, हर एक व्यक्ति अपने आप में समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, औद्योगिकरण के कारण से क्या होता है कि वह अपने ही जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर रखेगा, निम्न जाति के लोगों को नीचे पदों पर रख सकता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें समझ लीजिए। तो ये औद्योगिकरण से बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगरीकरण मतलब कि जिससे नगरों का विकास होता है, शहरों का विकास हुआ, तो शहरों के विकास के जजमानी व्यवस्था का विघटन होता है, सही जाहिर सी बात है। उसके कारण से क्या होगा, हमने पहले ही बता दिया कि जजमानी व्यवस्था जब तक थी यानी गाँव में चलती है, शहरों में अधिक जातिवाद है। गाँव की अपेक्षा शहरों में जातिवाद की सीमा अधिक है, क्योंकि शहरों में बात की जाए सभी लोग अपनी जाति को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं हमेशा से। नेक्स्ट बात की जाए, अगला है आपका जातियों का विभेदीकृत विकास। विभेदीकृत विकास मतलब क्या होता है? जातियों का जो एक प्रकार से बात की जाए अलग अलग तरीके से विकास किया जाता है, तो इससे भी बढ़ावा मिलता है जाति के, मतलब कि विभेदीकृत विकास जो किया जाता है कि हाँ अलग करके किसी जाति का विकास करो। जैसे कि बात की आरक्षण वगैरह भी आप रख सकते हैं इसी में, कि आरक्षण किसी को मिल गया तो इससे जातिगत विशेषता, मतलब कि जातिवाद को बढ़ावा मिला कि इस जाति को मिला मुझे नहीं मिला, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। जातियों का विभेदीकृत जो है विकास से भी जातिवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट बात की जाए संस्कृतिकरण, यानी जो कल्चरलाइजेशन है, संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण से भी जातिवाद को बढ़ावा मिला। और क्यों जातिवाद को बढ़ावा मिला संस्कृतिकरण से? क्योंकि बात की जाए संस्कृति के द्वारा ही लोग उसी संस्कृति का पालन करते आ रहे हैं जो कि पहले परंपरा चलती थी, और आजकल वो संस्कृति जो है, संस्कृतिकरण जो है वह धीरे धीरे नवीनता की ओर जा रहा है। और जब नवीनता की ओर जा रहा है तो ऐसे में विचारधारा में जातिवाद की भावना जो है एक प्रकार से जटिल होती जा रही, बड़ी होती जा रही है। ठीक, जो संकीर्ण विचारधारा थी पहले जातिवाद की, मतलब जातिवाद पहले नहीं था,
जातिवाद नहीं था, जाति प्रथा थी, जाति व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे जाति प्रथा और जाति व्यवस्था ने जातिवाद का रूप धारण कर लिया। तो उसी जातिवाद को मैं बता रहा हूँ। अभी हमने जाति प्रथा को समझा था, जाति प्रथा को हमने आपको बताया, उसकी परिभाषा बता दी। ये जातिवाद को लेकर के कारण पूछा था एग्जाम से। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातिवाद चल रहा है, जाति प्रथा नहीं, जाति व्यवस्था नहीं चल रही है। जाति प्रथा जाति व्यवस्था होती तो इतने दंगे और ये तमाम सारी चीज़ें, लोगों के प्रति जलन ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना ना होती। यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात की जाए जातीय संगठन। कुछ जातीय संगठन हमने बताया ना कि ये बना लो, कई संगठन बने, व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाएंगे, ये वो, मतलब लगता है कि इन्हीं पूरे हैं, वही जाति का पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि ये अपने मतलब कि जाति का ही प्रतिनिधित्व तो खुद ही कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, एडमिन हो गए, तो एडमिन का मतलब समझ लिया कि हाँ हम ही है पूरा का पूरा, ये किसी जाति, मतलब किसी भी जाति, मैं किसी भी व्यंग नहीं कर रहा हूँ ना, किसी जाति का नाम लूँगा यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। जातीय संगठन बहुत सारे बन जाते हैं, तो वो अपने आप को ही दादा समझते हैं कि हाँ हम ही दादा हैं, पूरे जाति का चला रहे हैं, हमारे कारण ही जाति टिकी हुई है, ऐसी तमाम सारे मुद्दे। ठीक, तो ये जाति संगठन से भी जातिवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट बात की जाए राजनीति। राजनीति ने जातिवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि जिस जाति का नेता होता है अपने जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आता है हमेशा से। वोट दो, मतलब बिहार में ज़्यादा आप देखेंगे जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होंगे। वैसे बिहार की बात करूँ, सबसे ज़्यादा भी पढ़े लिखे बिहार में, सबसे कम पढ़े लिखे भी बिहार में हैं। बिहार से लोग, मतलब बिहार के लोग आईएएस से बनते हैं, इससे खाली मतलब उससे नीचे बात नहीं करते, बात ध्यान रखेंगे। आप देखते होंगे अभी एक जो है व्यक्ति है, उसका नाम नहीं, शुभम कुमार, हाँ शुभम कुमार शायद जी हैं, उनका देखेंगे यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आई है, बिहार के ही निवासी हैं। तो यहाँ पर देखें राजनीति से क्या होता है, राजनीति में इसी के नाम पर वोट मांगने चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बिहार में यही जो है फंडा चलता था कि, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग जानते, बहुत ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि राजनीति जब आती है तो वहाँ पर लोग जाति को देख करके वोट देते हैं। यहाँ तक की बात करूँ शहरों में भी अब यही फंडा चलता है कि जाति देख करके वोट लोग देते हैं। ठीक, ये बात आप देखेंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई जो कि जाति व्यवस्था के विकास के कारण थे, मतलब जातिवाद के विकास के कारण जो हमने बता दिए। तो आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा जातिवाद के विकास कैसे हुए, क्यों हुए, क्या कारण है। ये 10 कारण आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। क्या ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद में इसको लिख लीजिए। जो हमने तमाम सारी चीज़ें अभी तक आपको बताई, इसका नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से, इसका नोट्स बना लीजिए। कोई भी प्रश्न एग्जाम से में नहीं छूटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात ध्यान रखेंगे। तो इस सभी का नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे जातिवाद का परिणाम समाज पर क्या पड़ता है, मतलब प्रभाव उसका क्या क्या। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। धन्यवाद आपसे, स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए अब हम कुछ जातिवाद के परिणाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार जातिवाद के जो परिणाम हैं वह कौन कौन से हैं और किस प्रकार से किसी भी देश पर, किसी समाज के लिए किस प्रकार से जातिवाद एक समस्या है, एक जटिल समस्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। ठीक है, बड़े ही आसानी से एक मुद्दे को समझेंगे। जिस प्रकार से हमने 10 कारण समझे थे जातिवाद के, उसी प्रकार से जातिवाद के हम 10 प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं आखिरकार कौन कौन से प्रभाव हैं। तो जातिवाद जब बढ़ जाता है, यानी कारण हमने समझ लिया, जातिवाद के बढ़ने से क्या होगा, उसके बहुत सारे परिणाम पड़ेंगे। सबसे पहले देश की एकता को, एक प्रकार देश के, मतलब सबसे पहले समझिए देश की प्रगति में बाधक है। मतलब देश की प्रगति मतलब होता है देश को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना। देश को आगे बढ़ने से क्या करेगा, ये जातिवाद जो होगा वह रोकेगा। क्या करेगा, वह रोकेगा। मतलब कि जातिवाद से, अगर जातिवाद बढ़ेगा तो देश की प्रगति जो होगी वह नहीं होगी। मतलब प्रगति यानी कि देश जो होगा वह आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि पीछे। जातिवाद अगर बढ़ेगा तो देश क्या होगा, पीछे होगा। जातिवाद बढ़ेगा और एक प्रकार से जो देश होगा पीछे होगा। मतलब कि एक प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है इन दोनों में। ठीक, तो देश की प्रगति में बाधक होता है जातिवाद। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए जातिवाद का कारण, तो इसमें देश की एकता को खतरा है। देश की एकता जो होती है उसको खतरा होता है किससे, जातिवाद से। मान लेते जाति किसी कोई देश है उसमें जातिवाद स्वयं ही चल रहा है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो बाहर क्या होगा, बाहर के लोग समझेंगे कि इसमें एकता नहीं है और उसका फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक, तो इसीलिए आप समझने का प्रयास करें कि जातिवाद बहुत जटिल समस्या है जो कि भारत में पूर्ण रूप से व्याप्त आपको दिखाई पड़ सकती है। इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, देश की एकता को खतरा हो सकता है। ठीक, ये परिणाम पड़ सकता है। तीसरा परिणाम यहाँ पर देखेंगे, प्रजातांत्रिक भावना का ह्रास। मतलब ह्रास मतलब होता है कमी, ह्रास मतलब क्या होता है, कमी। तो प्रजातांत्रिक भावना क्या होता है, लोकतंत्र। ऐसा एक प्रकार से बात की है, जो भारत जब बना था तो भारत बनने का जो उद्देश्य था
वह उद्देश्य जो था मेरे भाई, जो भारत बनने का उद्देश्य था, वह उद्देश्य जो होगा उस उद्देश्य में क्या होगी, कमी आएगी। किससे? जातिवाद से। क्योंकि जातिवाद जो होता है प्रजातंत्र का क्या करता है, हनन करता है धीरे धीरे, और लोग एक ही जाति पर एक प्रकार से बात किया जाति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित होंगे, या फिर लोग अपनी अपनी जाति को ही उत्थान के लिए उसी को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार के कार्यों को संपन्न करेंगे। तो इसलिए प्रजातांत्रिक भावना का ह्रास करता है कौन? जातिवाद। नेक्स्ट परिणाम जातिवाद जो डालता है वह है पक्षपात तथा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन। जो व्यक्ति बात की जाए, मान लेते कोई बड़े अफसर पर है, कोई बड़ा अफसर है, और मान लेते कोई इंटरव्यू के लिए गया कोई उसी की जाति का लोग, और मान लेते 3-4 पैनल बैठा है, अब उसमें जो जाति मान लेते दो व्यक्ति जाति जो एक ही मतलब 2 व्यक्ति 4 लोगों का पैनल, उनमें से 2 व्यक्ति एक ही जाति का है और 2 व्यक्ति अलग अलग जातियों के हैं। तो जो 2 व्यक्ति के जाति है, मतलब पहले होता ऐसा था कि लोग प्रोत्साहित हुए करेंगे कि हाँ हमारे जाति का ही लोग इसमें हो जाए, तो ऐसे में पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अपनी जाति को लोग बढ़ाना चाहेंगे इसलिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाएगा, और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। चूँकि लोग अपने ही जाति को बढ़ाएंगे इसलिए अपने जातियों से एक प्रकार से अपनी जाति को आगे रखेंगे और अन्य जातियों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा। और यह किससे होगा? तो ये जातिवाद के कारण से इसको क्या मिलेगा? भ्रष्टाचार और पक्षपात को और ज़्यादा क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए तो 5वां जो इसका एक प्रकार से परिणाम है या प्रभाव पड़ेगा, वो कौन सा प्रभाव पड़ेगा? वह प्रभाव पड़ेगा कि नैतिक पतन होगा। नैतिक मतलब होता है मोरल, जो एक प्रकार से डिग्रेडेशन होगा, मतलब कि बात की जाए मोरलिटी जो है कम होगी, नैतिकता जो होगी वह खत्म हो जाएगी। लोग अपनी जातियों के चक्कर में और दूसरे जातियों के जो विचार होंगे, उच्च विचार होंगे, उसको नहीं पढ़ना चाहेंगे, ना तो उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। केवल और केवल अपने लोगों को, मतलब मान लेते हो सकता है वह सफिशिएंट ना हो, तुम्हारे जाति का जो लोग हो व्यक्ति है वह उतना ज़्यादा जो है प्रकार से बात की है उतने ज़्यादा अच्छे विचारक नहीं हुए आपकी जाति में, तो आप क्या दूसरे जाति के विचारक के बारे में नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अगर आप नहीं पढ़ते तो आपकी नैतिकता में ह्रास होगा। नैतिकता में ह्रास इससे भी होगा कि जातिवाद के कारण से ही लोग अपने ही जो है प्रकार से जाति को आगे बढ़ाएंगे, इसमें वह दंगा भी करेंगे, मारपीट भी करेंगे, कई प्रकार की चीज़ें करेंगे। ठीक, तो इससे नैतिक पतन ही होता है। बात की है नेक्स्ट, अगला है आपका औद्योगिक कुशलता में बाधा। औद्योगिक कुशलता में बाधा कैसे उत्पन्न होगी? औद्योगिक कुशलता मतलब क्या होता है? अर्थात तो उसका कोई व्यक्ति है, कोई उद्योग है, उसमें उद्योग के पद पर यानी मैनेजर की पोस्ट खाली है। मैनेजर की पोस्ट पर मान लेते हैं किसी जाति, दूसरे जाति का, मान लेते हैं ए जाति का व्यक्ति जो है वह मैनेजर पद का क्या है? मैनेजर पद का क्या है? प्रबल दावेदार है। ए नाम का व्यक्ति मैनेजर पद का प्रबल दावेदार है, जबकि जो है जो उसका फाउंडर है, जो किसका फाउंडर है मेरे प्यारे दोस्तों? जो कंपनी का फाउंडर है मान लेते हैं वह यक्स है। यक्स व्यक्ति कंपनी का फाउंडर है। यक्स की जाति मान लेते हैं कोई दूसरी जाति है, और जो कि ए की जाति नहीं, ए योग्य है मैनेजर बनने के, जबकि बी जाति का जो व्यक्ति है वह यक्स की जाति, मतलब इन दोनों की क्या है? जाति जो है मेरे प्यारे दोस्तों या कैसी है? बराबर है, मतलब सेम है। यक्स और बी की जाति सेम है, इसलिए बी की मान लेते हैं जो योग्यता है, योग्यता मतलब कि क्या? कुशलता से यहाँ पर लिख दीजिए कुशलता, या फिर कुछ लिख दीजिए कुशलता या योग्यता लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो जो ये मैनेजर की पोस्ट है, ये जो मैनेजर की पोस्ट है जो कि मिलनी चाहिए थी ए व्यक्ति को, लेकिन चूंकि बी व्यक्ति का व्यक्ति जो है वह एक्स अर्थात जो फाउंडर है, इसका जो फाउंडर है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये फाउंडर है, चूँकि एक्स जो है जो फाउंडर की जाति है वह बी की जाति है, इसलिए बी को क्या बना दिया जाएगा? मैनेजर बना दिया जाएगा, मैनेजर या डायरेक्टर बना दिया जाएगा, चूँकि यह उसी के जाति का व्यक्ति है। तो इसीलिए क्या होता है, जो व्यक्ति जिसके योग्य होता है, उद्योगों में आप ऐसा देखेंगे अक्सर करके, तो इसमें क्या होगा? औद्योगिक कुशलता में बाधा उत्पन्न होगी। जो व्यक्ति कुशल होगा वह इसीलिए कुशलता और अपने आप को नहीं दिखाने का प्रयास करेगा चूँकि वह किसी दूसरे जाति का है, उसको पता है कि नहीं होगा, या इसी प्रकार से तमाम सारे मुद्दे हो सकते हैं, हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो औद्योगिक कुशलता में जातिवाद से भी परिणाम में उसमें बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उद्योगों के विकास के साथ ही साथ आप इसको एक दूसरे वे में समझ सकते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई शूद्र वर्ग का व्यक्ति वो पढ़ाना जानता है, या फिर मान लेते हैं कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति है वह कंपनी में कार्य करना जानता है, क्योंकि वह कंपनी में लेबर गिरी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह एक ब्राह्मण है। इसीलिए क्या होता है, उसमें उसकी कुशलता है कि हाँ वह लेबरई बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, लेकिन वह लेबरई जो है नहीं करना चाहता है। लेबरई समझते हैं ना, जो मिस्त्री को मसाला बना करके देते हैं उन्हीं को लेबर कहते हैं, और जो देने का जो कार्य होता है उसी को लेबरई कहते हैं।
ठीक। तो जो लेबरी या लेबरगिरी जो होती है वह करने की कुशलता किसी ब्राह्मण में है, और चूंकि वह लेबरगिरी इसलिए नहीं कर सकता, किसी के यहाँ मजदूरी इसलिए नहीं कर सकता चूंकि वह एक ब्राह्मण है, इसीलिए उसकी औद्योगिक कुशलता है कि वह कार्य सही तरीके से कर पा रहा था, लेकिन वह कार्य इसलिए नहीं कर सकता चूंकि वह एक ब्राह्मण है, इसलिए औद्योगिक कुशलता में बाधा उत्पन्न होती है। किसके कारण से? जातिवाद के कारण से। यहाँ पर इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट मुद्दा आपका कौन सा? अपराध। जातिवाद से अपराध बढ़ता है। बहुत सारे जो है जातिवाद के कारण से अपराध बढ़े हैं समाज में। तो इस प्रकार से जातिवाद अगर समाज में है तो उसके कारण से क्या होता है? अपराध बढ़ता है। अपराधों में क्या होती है? वृद्धि होती है। अपराधों में वृद्धि होती किसके कारण से? तो जातिवाद से। ठीक है, जातिवाद से अपराधों में वृद्धि होने का कारण और तमाम सारी चीज़ें हैं। मद्यपान है, ये आगे चल कर के आप पढ़ेंगे। मद्यपान हो गया, और इसके बाद में और बात की जाए और तमाम सारे जो है मादक द्रव्य व्यसन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें समझें। गरीबी से भी अपराध बढ़ता है, हमने बताया भी था जब। और ध्यान रखेंगे पेपर चैप्टर 1 जो हमने चर्चा कर लिया, चैप्टर 1 के बारे में हमने विस्तार से आपको समझा दिया है। चैप्टर 1 अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, देख लीजिएगा। निर्धनता के बारे में हमने विस्तार से, उसमें बेकारी क्या है, बेगारी क्या है, गरीबी क्या है, सारे मुद्दों को समझा दिया है। निर्धनता के कारण को समझाया, उसके परिणाम को समझाया, मतलब पूरा का पूरा वीडियो विस्तार समझा दिया है। वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी एक प्रश्न आपका नहीं छूट करके जाएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है नैराश्य और मानसिक विकार। क्योंकि जातिवाद से क्या होता है? निराशा होती है। निराशा इसलिए होती है, मान लेते किसी दूसरे जाति का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और आपकी जाति आगे नहीं बढ़ पा रही, इसके कारण से आपको निराशा होगी, मन में तमाम प्रकार के मनोविकार आपके आएंगे। ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, जलन होगी, घृणा होगी, कई प्रकार के मानसिक विकार आएंगे। तो ये चीज़ें समझ सकते हैं आप इस जातिवाद से। ठीक, नेक्स्ट है आपका धर्म परिवर्तन का प्रेरक। धर्म परिवर्तन मतलब क्या होता है? मान लेते कोई उच्च जाति का जाति के लोग जो होंगे वह पूरा का पूरा जाति पर क्या करेंगे? प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे, धर्म पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। ऐसे में क्या होगा? जो निम्न जाति का व्यक्ति है वह धीरे धीरे जब जानकार हो जाएगा तो वह दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधा मिल रही है, उसको अच्छी मतलब सुविधा मिल रही है। मान लेते वहाँ पर जाति व्यवस्था मतलब उसको उच्च जाति की कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो इसीलिए वह जो है क्या कर लेगा? अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा। बहुत सारे बात की जाए, हिंदू की बात की जाए तो वह बौद्धिस्ट हो रहे हैं। अब बहुत सारे हिंदू बौद्ध बन रहे हैं धीरे धीरे करके। क्यों बन गए? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो है एक प्रकार से आधिपत्य जो हो गया था वह पूर्ण रूप से उच्च वर्ग का हो गया था। किस पर? जाति पर, मतलब कि उस पर जो है धर्म पर पूरी। इसीलिए छोटे वर्ग के लोग जो है अपने आप को अछूता मानने लगे, जबकि उसका कारण यह नहीं था। लेकिन छोटे वर्ग के लोग जो थे वह उसको मतलब एक प्रकार से बड़े जातियों को एक प्रकार से, और बड़े जाति के लोग भी ऐसे हुए बहुत सारे लोग जो कि एक प्रकार से जो पहले जो एक प्रकार से प्रथा नहीं थी, जो एक प्रकार से किन्हीं कारणों बस मजबूरी के बस में उनको इसलिए किसी कार्य से वंचित किया गया, और वही धीरे धीरे करती चली आई, मतलब वही परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और वही एक जटिल रूप धारण कर लेती है। तो कहीं ना कहीं पे उसके कारण से धर्म परिवर्तन बहुत सारा हुआ है, क्योंकि उनको लगने लगा कि हाँ ये लोग अपने आप में जो है आधिपत्य जमा रखे हैं, लोग अपने आप में ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें वो अपने धर्म को एक नया धर्म बनाए, कई प्रकार के या दूसरे धर्म में हो जाते हैं। धर्म परिवर्तन का भी द्योतक है कौन? जातिवाद। जातिवाद भी एक प्रकार से बड़ी जटिल समस्या है, जिसके कारण से धर्म परिवर्तन हो जाता है, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट 9वां, दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं आप किसी दूसरे लड़की से जो है मोहब्बत या प्रेम करते हैं और किसी दूसरी लड़की से आपकी शादी हो जाती है, मतलब अपनी जाति में ही शादी करनी है इसलिए उससे शादी हो जाती है, दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव ही पड़ता है इसका। साथ ही साथ जातिवाद के चक्कर में अपने घर वालों के प्रति उतना जो है व्यवहार नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। मान लेते आपकी जाति किसी दूसरे, आपकी पत्नी किसी दूसरे जाति से, आप किसी दूसरे जाति से हैं, इसके कारण से क्या होगा? इसके कारण से भी जब जातिवाद में होगा तो जातिवादिता मान लेते हैं आपके समाज में कूट कूट कर भरी हुई है, आप रोज़ उसी वही चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी पर भी वही रोब जलाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे उस पर जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जातिवाद से कई तरीके से दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप यहाँ पर समझें जातिवाद के परिणाम देश की प्रगति में बाधक होता है, देश की एकता को खतरा पहुँचता है, इससे प्रजातांत्रिक भावना का ह्रास होता है, यानी कमी आती है, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, इससे नैतिक पतन होता है, औद्योगिक कुशलता में बाधा उत्पन्न होती है, अपराध में वृद्धि होती है, नैराश्य और मानसिक विकार बढ़ते हैं। धर्म और परिवर्तन का एक प्रकार से प्रेरक है क्या? जातिवाद दाम्पत्य जीवन पर इसका बहुत एक प्रकार से
जो है नेगेटिव प्रभाव अर्थात नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतनी बातें समझ में आ गई तो सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई मुद्दा आपसे छूटा नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है और लेक्चर 2 जो है आपका समाप्त हो गया। यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप BA फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, दोनों तरीके की परीक्षाओं को देने अगर आप जा रहे हैं तो यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने आपको बताते। तो जातिवाद से आप कोई भी प्रश्न वादा करें कि आप छोड़ करके नहीं आएंगे। इस वीडियो लेक्चर में बताए गए तमाम सारे मटेरियल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आप कॉपी पे लेकर के ही जो लेक्चर देखें और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नई मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिली होंगी, तमाम प्रकार के जो है मुद्दे क्लियर हुए होंगे, बहुत डाउट्स थे मन में वह भी क्लियर हुए होंगे, समाजशास्त्र के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, अच्छा लगा होगा है विषय वस्तु, क्योंकि आप अपने खुद के बारे में जो कि आपके आसपास की चीज़ें हैं, आपके बगल की चीज़ें हैं, उनके बारे में आपने अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो इसी प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास हमेशा करता रहेगा और इसी प्रकार से आप लोग अपना साथ देते रहें और अपने एक प्रकार से नॉलेज में सिर्फ वृद्धि करते रहें। और आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए अगर आप नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियो आपको देने का प्रयास करूं और भी चैप्टर्स दे दूं, और भी तमाम सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको देने का प्रयास रहेगा। तो कई सब्जेक्ट आपको देने का प्रयास करूँगा, तो सभी के चैप्टर वाइज वीडियो इसी प्रकार से अगर दे दूँगा तो आप एक प्रकार से अगर मान लेते 2-3-4 वीडियो या फिर 10 लेक्चर ही आप अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक प्रकार से बढ़िया नंबर आपका मिल सकता है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके, धन्यवाद आप सभी का।